क्या यू वर अ रिबेल? रिबेलियस नेचर तो नहीं थी, लेकिन आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हूँ। एक्सीडेंटली एक्टिंग में आई थी। Yeah. तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है ना घर वालों का। पहले ड्रामे में जब गलती से चली गई थी तो वहाँ पे किसी ने कहा कि किसको बुला लिया आपने ये एक्टिंग करने के लिए। बात मुझे दिल पे लग गई। हाँ. बस उसके बाद एक्टिंग करना भी शुरू हो गया। फादर से कोई इशू हो, माँ बाप के दरमियान देखते हैं तो जो गुस्सा होता है ना, बहुत दफा बच्चे माफ नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स को। इंडियन वो भी इंसान ही है, गलती उनसे भी हो सकती है। दिस इज द टाइम जब आप जाके माफी मांगने और कहें कि कोई बात, Is it difficult to find love now? इट्स इम्पॉसिबल। पहले क्या होते थे और अब क्या हुआ है? पहले ऑब्वियसली आपको ये होता था खूबसूरत सा हो और हर वक्त आई लव यू कहे, उठते थे गुड मॉर्निंग, सोने से पहले सुनो गुड नाइट नहीं, इसलिए मैं सो नहीं सकता। कोई एक ऐसी चीज है जो थॉट प्रोसेस आपका चेंज हुआ हो? थॉट प्रोसेस था मैरिज को लेके, वो बहुत अब चेंज हुआ है। आजकल की जनरेशन में एक नया वेव चला है कि वी डोंट नीड मेन। भाई क्यों? अल्लाह ताला ने आपको बना के पैर में भेजा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर फैंटेसाइज किया जा रहा है, कोई हमारा ख्याल रखे, मैं भी चाहती हूँ कि भाई आके कोई बस सिर्फ कहे बैठ जाओ, सांस लो, आई एम हियर फॉर यू। आपने थेरेपी भी की हुई है, अभी भी ले रही हैं? समटाइम्स बहुत जरूरी है कि रात को 3 घंटे बैठ के बस रो, लेट इट आउट, अनवाइंड करना। अर्श मुझे लगता है बड़ी बहुत मेरी टाइप की लड़की है। शी इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। So how's working with समी? इतनी अच्छी केमिस्ट्री होगी समी की। समी अब मुझे दिखना नहीं, तुम अगले 5 साल। So आप बड़े अरसे बाद स्क्रीन पे आ रही हैं। आई थिंक सराब के बाद सब मस्ट फॉर ये Yeah. बहुत बहुत अच्छा ड्रामा। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरी मेहमान है, बहुत अरसे से मैं उनका इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन टाइम नहीं हम मैच कर पा रहे थे, तो आज लकीली वो हमारे स्टूडियो में। आई थिंक वो एक ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन भी है कि माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम कर चुकी हैं वो, और जब वो कोई कैरेक्टर करती हैं तो उस कैरेक्टर से आपको अटैचमेंट हो जाती है। उस कैरेक्टर की इतनी लेयर्स होती हैं, इतनी डेप्थ में आप चले जाते हैं। और आई वंडर कि व्हाट चैलेंजेस हर नाउ, यू नो। बहुत दफ़ा उन्होंने हमें रुलाया है, बहुत दफ़ा बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैसेजेस हमें उन्होंने पहुंचाए हैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, अपने ड्रामों के थ्रू। मैं उनका काम देखती हूँ। अभी जब मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो मैं कुछ क्लिप्स देख रही थी एंड आई वाज लाइक उनकी आंखों में कितना इमोशन है, द वे शी यू नो लुक्स इन द कैमरा एंड एवरीथिंग। मेरे साथ आज सोनिया हुसैन हैं स्टूडियो में। मैं ड्रामों के नाम लेते हुए डर रही हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ, बिकॉज इतनी लंबी लिस्ट है। लेकिन अगर हम सराब का नाम नहीं लेंगे, अगर हम ऐसी है तन्हाई का नाम नहीं लेंगे, हम इश्क ज़ही नसीब का नाम नहीं लेंगे, नाज़ों का नाम नहीं लेंगे, और एक और था जो मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, उसका नाम नहीं लेंगे तो फिर ज़्यादती हो जाएगी। बट शी हैज़ मुझे लगता है बहुत लंबी लिस्ट है ड्रामों की जो जिसमें बहुत खूबसूरत काम उन्होंने किया हुआ है। आज हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, और उनका एक नया ड्रामा आने वाला है एक्सप्रेस टीवी पे विच इज़ कॉल्ड अर्श। उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या है और हमें इस बार किस नए तरीके से सोनिया हुसैन नज़र आएंगी उस ड्रामे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, यू लुक लवली। सेम फॉर यू, यू लुक सो नाइस। एक तो वो फर्शी शलवार पहनी हुई है, सबसे पहले तो वही आंखों को इतनी अच्छी लगती है, यू नो। बट कितने अरसे से हमारा चल रहा था ना कि हम ये करना है। एजेस हमारे प्रॉब्लम 2020 से बात हो रही है, काफी पहले से, कोविड टाइम से आपकी, जब आपके बहुत मशहूर होते थे रिव्यूज, वो लोग यही देख रहे होते थे कोविड टाइम से बैठ के, तब से आई थिंक हो रही है। फिर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप ना सिर्फ ये नहीं कि इंटरव्यूज जिसके हो रहे हैं वो देख रही हैं, आप वो प्लेस भी देखती हैं जो आ रहे हैं ऑन एयर। और मुझे आई रिमेंबर आपने 2022 में भी मुझे मैसेज किया था मोर मोहारा के टाइम पे, एंड देन देयर वाज अनदर प्ले तिनके का सहारा। यस, तिनके का सहारा। मैं बड़ी सरप्राइज होती हूँ। नहीं, काम है, और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट अगर अच्छा है, और इवन अगर उसको वो बहुत लाइक किसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल पे नहीं आ रहा, लेकिन उसमें पोटेंशियल है, तो उसको ज़रूर बात करनी चाहिए, बिकॉज यही हमारा काम है ना। इसी तरह आप अपना हिस्सा प्ले कर सकते हैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जो आप कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो हम नज़र रखी होती है कि अच्छा ठीक है। बहुत दफ़ा पता है ऑडियंस आपको सजेस्ट करती है कि नहीं आप लोग ये जाके देखें, फिर हम जाके देखते हैं, हम कहते हैं हाँ यार ये अच्छा है, लेट्स इंक्लूड दिस आल्सो। बट आप कैसी हैं, क्या चल रहा है आजकल? बस काम के अलावा तो जिंदगी पे कुछ भी हाँ, नहीं। अभी काउंट कराया, टर्किश सीरीज भी एक मूवी प्रोड्यूस हो चुकी है जिसने 5 फिल्म फेस्टिवल्स में जीता है, राइट? नॉमिनेशंस हैं और जीती है, जीत चुकी है 5 में। नॉमिनेशंस भी बहुत ज्यादा हैं, डब्लिन जा रहे हैं हम, फ्रांस जा रहे हैं हम, यूके फिल्म शॉर्ट फिल्म है। इट्स अ शॉर्ट फिल्म। क्या नाम है फिल्म का? बबली बाबर। Wow. So the film is basically about transgender and their survival in the society, which is a very very relatable topic. Very different, you know. Very different. और उसमें NCA के बच्चों को लिया हुआ है, एक्टर्स को लिया हुआ है। Comparatively नए एक्टर्स हैं। तो मुझे एक तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप
मतलब अब एक्टिंग करके आप उस डायरेक्शन में जा रही हैं जहाँ आप दूसरे लोगों के लिए फैसिलिटेट कर सकती हैं चीज़ें ना, सो दैट्स सच अ गुड थिंग। और दूसरी मूवी है जिसमें आप खुद एक्ट कर रही हैं, जो आप प्रोड्यूस भी कर रही हैं, एक्शन फिल्म, जी, वो अभी आई है, अभी नहीं आई है? बेसिकली 2 फ़िल्म्स हैं पाइपलाइन में। एक तो एक्शन फ़िल्म है जिसमें एक्शन हीरोइन, क्योंकि आई थिंक किसी ने भी आज तक हीरोइन ने आज तक एक्शन नहीं किया किसी फ़िल्म में, तो एक न्यू एक होगा फ़िल्म का। दूसरे शान साहब के साथ है एंड मीरा जी हैं उसमें, बहुत मज़ा आता है उनके साथ। और जावेद शेख साहब हैं, नैयर एजाज साहब हैं, नदीम बेग साहब हैं। इट्स अ ह्यूज कास्ट। यस, बड़े जबरदस्त पहली दफ़ा आई थिंक कराची और लाहौर का जॉइंट वेंचर हो रहा है। बहुत जबरदस्त नाम है, मैं तो सुन के ही हो रहा है कि वाओ कितने ढेर सारे लोग हैं माशाल्लाह से इसमें। एंड देन आप कुछ वेब सीरीज भी कर रही हैं, ड्रग एडिक्ट पे जो। ओके, ठीक है। सो माशाल्लाह से शी इज डूइंग अ लॉट। अभी आपका ड्रामा आने वाला है समी के साथ। जी बिल्कुल। मैं पता है क्या सोची थी, मेरी थी आपका इतना ज़बरदस्त बॉडी ऑफ वर्क है जिसमें आपने इतने चैलेंजिंग रोल्स किए हुए हैं, यू नो, तो अब क्या होता है, हाउ डू यू सेलेक्ट ए रोल? और सोचती है कि यार, क्योंकि जब आप खुद इतना अच्छा काम कर रहे हो तो आपका स्टैंडर्ड खुद बढ़ जाता होगा ना, यार मैंने अभी तो ये किया, अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ ना कि उसमें कोई डिफरेंट चीज़ बहुत नज़र नहीं आ रही, हो सकता है वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा हो लेकिन वो उससे मैच नहीं कर पा रहा, तो व्हाट गोज़ इन योर माइंड एंड हाउ डू यू डिसाइड कि मैंने अब क्या करना है, या अब बहुत बोर हो जाती हैं आप सेलेक्ट करते हुए जब स्क्रिप्ट, या जनरली भी? शुड आई बी ऑनेस्ट? यस, प्लीज बी ऑनेस्ट, आई वांट यू टू बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक लास्ट 2-3 इयर्स से मैंने शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया है। मैं आई यूज्ड टू, आपको पता है कितना चूज़ी होती थी, जब भी स्क्रिप्ट आता था मैं 2-2 साल काम नहीं करती थी अगर अच्छा स्क्रिप्ट नहीं नज़र आता था मुझे। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि मेरे बहुत जितना टाइम मुझे काम करते हुए उसके हिसाब से ड्रामे इतने ज़्यादा नहीं है, वरना लोग तो 3-3 ड्रामे भी साल में। लेकिन ड्रामे जो भी हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है कि वो याद रह गए, उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो इंटेंशनली मैं इस तरह के सब्जेक्ट्स लेती थी जो कि हो कि सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट हो। बट 2-3 सालों से मैं सिर्फ पैसे देख के काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा और काम किया हुआ है कि नाउ मे बी इसके लिए देयर इज बैक स्टोरी। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब से घर लिया है तो ऑब्वियसली वो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं और फिर ऑब्वियसली घर लेना आसान नहीं होता, फिर उसके लिए आपको लोन अप्लाई करना पड़ता है और वो भी आपको, तो अभी ज़्यादातर पैसों पे फोकस है। बट सोचती ये हूँ, लेकिन जो भी स्क्रिप्ट हो उसको फिर आप जब ओन कर लेते हैं और फिर ऑब्वियसली अब इतना टाइम हो गया काम करते हुए, डायरेक्टर्स के साथ अच्छी केमिस्ट्री होती है और आप राइटर्स के साथ बैठते हैं, तब वो वाला नहीं है कि जैसा लिखा है वैसे ही जाके करना है, उसमें आप अपना फ्लेवर ऐड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपके को एक्टर्स अपना फ्लेवर लेकर आते हैं, वो भी समी वगैरह इन लोगों के साथ मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो वो अपना ऐड करते हैं उसमें, तो वो अगर एवरेज स्क्रिप्ट भी होता है तो वो अच्छा बन जाता है ऑटोमेटिकली। यू नो, आई वाज लिसनिंग टू योर इंटरव्यूज़ और मैंने पहले भी देखे हुए हैं, जब आता है तो मैं सुनती हूँ। मैं आपको ना 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक तो ये, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मेनी थिंग्स। आई नो बहुत जगह बहुत पर्सनल होती हैं, लेकिन यू नो व्हेन इवन आई वाज लिसनिंग टू यू, मैं पिक करी थी चीज़ें एंड मैं सोची थी यार, अगर शी कैन डू सो मच एंड शी कैन फेस सो मेनी चैलेंजेस, तो मैं भी बहुत कुछ फेस करके आगे चल सकती हूँ। और मैंने कहा ढूंढना धूना बंद करो राबिया, छोटी छोटी बातों में स्टैंड अप एंड स्टार्ट वर्किंग। सो आई वांटेड टू थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज आई थिंक यू हैव टच सो मेनी लाइव्स बाय यू नो टॉकिंग अबाउट दोस, एंड ऑल्सो द वे you've talked about it, there's positivity about it। तो मुझे ये बात ना बहुत बहुत आपकी अच्छी लगी, जो मुझे बड़ा इंस्पायर भी की कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बताएं, लेकिन आप ऐसे उसमें कि दूसरों को उम्मीद दे सकें। जी तो when you look back in life and you think about all that you've gone through and faced, तो क्या होता है, you feel like yeah wow, you know I've done this you know, या फिर ये होता है कि आँख में आंसू आ जाते हैं और दिल में वो होता है ना एक जज्बाती सी फीलिंग के ओह मैं इस टाइम से भी गुजरी हूँ एंड यू नो आई वेंट थ्रू दिस मच, व्हाट सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स डू यू गो थ्रू, और डू यू समटाइम्स सिट डाउन एंड आती है एकदम से याद कोई चीज़? आई थिंक पहले होता था कभी कभी कि जब बैठती थी तो सोचती थी चीज़ों के बारे में, बट आई थिंक बाय द टाइम जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो बड़ी कंटेनमेंट आ जाती है आपके अंदर, और आपको ये समझ आने लगता है कि देखिए ज़िंदगी बेड ऑफ रोजेस तो किसी के लिए भी नहीं होती। अगर आप, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई आजमाइश देता ज़रूर है ज़िंदगी में, कभी किसी की यू नो उनके बच्चों के थ्रू होती है, किसी के लिए दौलत से होती है, तो किसी के लिए इमोशनल, किसी की रिलेशनशिप में होती है। तो ये नहीं है कि ज़िंदगी सबकी बहुत अच्छी है, लग रही हमें बहुत अच्छी होती है इंस्टाग्राम पे, लेकिन वैसी होती नहीं है। तो आई डोंट थिंक आई एम द ओनली वन जो अप्स एंड डाउन से गुजरे, और बहुत सारी चीज़ें तो मैं शेयर
की भी नहीं है अब तक, Of course, yeah. लेकिन आई थिंक सभी की ज़िंदगी में हर्डल्स होते हैं और शायद ये इसलिए ही होते हैं ताकि वो हमें एक उस इंसान में शेप कर सकें जो ज़िंदगी को फेस कर सके। मेरा हमेशा से जो मुझे कभी पैसों का वो नहीं था कि वो मेरे पास बड़े पैसे होने चाहिए या मैं बड़ी सक्सेसफुल होनी चाहिए, कभी मुझे इन चीज़ों का शौक़ ही नहीं था। लेकिन जस्ट मुझे जहाँ चीज़ एक वो करती थी कि जो चीज़ मुझे तोड़ सकती है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो कि मेरे अंदर नहीं थी, और वहीं से जाके आपको हिट होता है। आप अवेयर थी कि मुझ में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है? कभी भी नहीं, क्योंकि चीज़ें इतनी हिट करती थी, मैं कहती थी मुझे क्यों। आप सोचें एक ज़माने में, यू रिमेंबर जब कोविड टाइम्स में एक दफ़ा प्लेन क्रैश भी हुआ था, उस वक्त कोई काम भी नहीं कर रहे थे, हम घर बैठे होते थे और ये सारी चीज़ें सुन रहे। जब मैं सुना तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे घर से किसी की डेथ हो गई, और मैं 3 महीने तक इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, और मुझे नहीं पता क्यों। तो मेरे फादर और मेरी अम्मियाँ कहती थी बेटा बाहर निकलो, क्या हो गया, तुम अपने सर पे इतना क्यों सवार कर लिया। तो मैं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती थी, किसी और की घर में भी डेथ होती थी वो भी मैं अपने ऊपर ले लेती थी। तो आई थिंक ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सीखना होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको बस फिल्टर आउट करना पड़ता है, हर चीज़ आप अपने ऊपर नहीं ले सकते। मगर टू सम एक्सटेंट ये एक अच्छा भी हुआ कि आप फिर एक एज एन आर्टिस्ट ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। बट आई ऑल्सो फील कि वो एज अ पर्सन ऑल्सो आपको, इवन इफ यू नॉट टेकिंग इट टू सीरियसली, लेकिन वो आपके अंदर एक सेंसिटिविटी जरूर छोड़ के जाता है। लेकिन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी। वही मुझे तो लगता है आपने दिल तो पत्थर का होना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन होता नहीं है ना। मैं भी यही सोच रही हूँ, बहुत लोग होते हैं राबिया, बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमारा नहीं हुआ ना। ये कहती हूँ कभी कभी, आई विश मुझ में एटीट्यूड होता, आई विश मेरा भी दिल इतना सख्त होता कि मैं इस बात पे थोड़ा सा नर्म नहीं फील कर रही होती। बट चलें, अल्लाह ने अगर रखा हुआ है नरम दिल तो फिर ये भी बहुत बड़ी नेमत है। आई थिंक ये अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर ज़्यादा रखा है, सॉफ्ट बनाया है उनको, और कोई ना कोई उसकी वजह होती है पीछे। अच्छा, गाड़ी चलाना कैसे सीखी थी आपने? गाड़ी चलाना बस एक दिन छुप छुप के सीखी थी, बिकॉज आई थिंक आप मैट्रिक में थी जब आप गाड़ी लेके निकली थी ना? उससे भी छोटी, 9th में। हाँ 8th जब आप अपने दोस्तों को लेके निकली थी ऑडिशन के लिए। जी नहीं, वो उसके बाद की बात है, उसके बाद की बात है, वो मैट्रिक की बात है। उससे बहुत पहले मैंने गाड़ी चलाना। तो कैसे सीखी? तो बस एक दिन हमें बाहर निकलना था, मैंने अपने भाई को कहा कि चलो बाहर चलते हैं। तो वो जाता है, वो अब्बू की शर्ट में से उसने कीज निकाली, कहते चलें मैं आपको लेके खुद इतना सा था वो तो मैं, वो तो छोटा है आपसे। तो मैं उसको लेके चली गई, बस हम निकल गए, एक आध जगह पे मारी। तो खुद ही से पता था उस वक्त तो वो होती होगी ना? नहीं, अब्बू के साथ सीखा था। अच्छा, सीखा लेकिन था। कभी खुद से अकेले नहीं चलाई। ओके। तो जो चीज़ नहीं मुझे करनी आती, मुझे होता है ये तो करनी है। और उसके बाद तो फिर सब आपका मतलब डर खौफ खत्म हो गया होगा उस दिन के बाद? जी, डर मुझे किसी चीज़ से नहीं लगता। हाँ, कभी भी नहीं लगता। तो क्या यू वर अ रिबेल? आप जैसे गाड़ी चुप करके निकल गई किसी को बताए बगैर, क्या करती थी? ऐसी चीज़ें करती थी बहुत? रिबेलियस नेचर तो नहीं थी, लेकिन आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट बहुत हूँ। अच्छा। शुरू से, बचपन से मुझे ये है कि अगर मुझे अभी भी अगर कोई कहेगा कि आप जहाज़ चलाना सीखने में, कहूँगी ओके, और मैं सीख भी लूँगी। तो मेरे अंदर ये है कुछ, आई डोंट नो गॉड गिफ्टेड है या शायद कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है, तो वो सीख लेते हैं। वैसे ये होता है, आप कह रही हो, मैं सोचूं कि वो ये होता है कि जो लोग जिनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है वो कहते हैं अच्छा हम तो कर लेंगे, एंड लोग शायद बिलीव नहीं करें तो यू डू इट टू शो इट टू देम कि भाई मैं वाकई कर सकती हूँ, यू नो। नॉट फॉर देम, आई थिंक मैं अपने आप को बहुत चैलेंज करती हूँ लाइफ में। ये बचपन से ही है मेरे अंदर, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे लग रहा है कि नहीं होगी, वो हम कहते हैं अच्छा अब ये ही करना है। तो एक्टिंग भी, अब देखिए एक्सीडेंटली एक्टिंग में आई थी, मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, ना घर वालों का ना कुछ, ना मेरी पढ़ाई उससे रिलेटेड है। मगर बस वो पहले ड्रामे में जब गलती से चली गई थी, तो वहाँ पे किसी ने कहा कि किसको बुला लिया आपने ये एक्टिंग करने के लिए। तो वो बात मुझे दिल पे लग गई। बस उसके बाद एक्टिंग करना भी शुरू हो गया। तो कोई खास उसके पीछे रीज़न नहीं था। घर वालों को पता था आप एक्टिंग कर रही हैं? उन्होंने कहा था कि आप जाएं। हम लोग जब मैट्रिक में थी तो उस वक्त उन्होंने किसी से कॉल आई थी, न्यूज़ एंकर के लिए आई थी, पर वहाँ से आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ सीरियल। So you wanted to be a pilot, right? I wanted to be a pilot. Pilot, हाँ, लेकिन वो नहीं हुई। आप फिजिशियन, आपने फिजियोलॉजिस्ट। So वो परसू नहीं किया कभी वो काम? नहीं, क्योंकि करना मुझे मेडिकल था, क्योंकि मेडिकल मुझे नहीं करता, मुझे तो पायलट बनना था। लेकिन घर में पता है ना, जब लड़कियां होती हैं तो बेटा डॉक्टर ही बनना है, तो इसलिए प्री मेडिकल लिया। उसके बाद जब तक मैं कॉलेज में आई थी उस वक्त तक ड्रामास आना शुरू हो गए थे और यू नो मशहूर होना शुरू हो गई थी। तो वो फिर मैनेज नहीं हो, क्योंकि सुबह मैं जाती थी कॉलेज, 6 बजे उठ के कॉलेज जाती थी, वहाँ से शूट की गाड़ी मुझे पिक करती थी अराउंड 2,
और फिर मैं वहाँ से शूट पे जाती थी, वहीं शावर लेके तैयार होती थी और एक दिन में 2 शूट्स कर रही होती थी। तो वहाँ से फिर 7 बजे 8 बजे दूसरी गाड़ी पिक करती थी और रात को 12 बजे घर जाती थी, 5 घंटे सोती थी, फिर कॉलेज। और पढ़ाई भी मैनेज हो रही बहुत है। टफ लाइफ थी। तो प्री मेडिकल तो फिर भी मैनेज हो गया था, MBBS मैनेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अम्मी ने कहा कि अगर अब आपको सोचना होगा कि अगर आपको ये परस्यू करना है ये करियर, तो फिर डॉक्टर नहीं बन सकते, जिसके फिर मैंने BS इन फिजियोलॉजी किया था। तो कॉलेज में क्या रिएक्शन था जब ड्रामे आ रहे हैं, यू बिकमिंग सो पॉपुलर, और वो भी ड्रामे अच्छे थे, कोई ऐसे वैसे नहीं थे? जी। तो हाउ वर योर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो आपके आसपास के दोस्त थे, वो क्या उनका रिएक्शन होता था? टीचर्स तो अचानक से ही बहुत क्यूट हो गई थी। हाँ। पहले आई रिमेम्बर कि एक तो उर्दू का, अच्छा यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर तक कोई सच में मशहूर नहीं हुई थी। फर्स्ट ईयर के बाद में मुझे आइडिया होने लगा, क्योंकि 2 सेमेस्टर तक उर्दू में, क्योंकि उर्दू की क्लास में बंक कर देती थी वो, इसलिए कि मुझे इतना वो था कि उर्दू, भाई हमसे अर्दी, हम लखनऊ के, उर्दू हमसे अच्छी कौन के। लेकिन वहाँ यूनिवर्सिटी में होता है ऑब्वियसली आपको 80% अटेंडेंस ज़रूरी होती है। तो वो साल 2 सेमेस्टर तक उन्होंने मेरा उर्दू का पेपर रोका। जब 3rd सेमेस्टर में मशहूर हो गई बेटा आप क्यों नहीं मेरी क्लास में आती? मैं कहा जी, मैंने कहा क्लियर भी तो करना है। कहा जी तो मज़ा आ रहा होगा ना? जी मज़ा भी आता था। वो इतना बिजी टाइम था, इतना सब कुछ एक साथ हो रहा था, पढ़ना और फ्रेंड्स। वो आपको हिट ही नहीं कर रहा था कभी? और आई थिंक आज तक हिट ही नहीं की है वो चीज़ कभी भी, पता ही नहीं लगी कभी कि अच्छा एक्टर भी बन गए, अच्छा मशहूर भी हो गए, ड्रामास भी दे दिए, अच्छा स्लो डाउन भी हो गया सब कुछ। तो वो कभी रियलाइजेशन ही नहीं हुई इस बात की। बट माशाल्लाह से यू वेरी डाउन टू अर्थ, मे बी दैट्स वन ऑफ द रीजंस यू इतनी, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड? बिकॉज आप एक के बाद इतना ज़बरदस्त काम दे रही हैं जो क्रिटिकली इतना क्लेम हो रहा था, यू नो, जो कहीं ना कहीं तो आपके जहन में आता है यार वाओ आई एम डूइंग सो ग्रेट, यू नो। आई थिंक कभी क्योंकि कभी सोचा नहीं था एक्टर के, तो होता है या तो आप बचपन से सोच रहे होते हैं ओ मुझे एक्टर बनना है, या मुझे यू नो आई वांट टू बी अ स्टार वन डे। तो वो अगर आपके दिमाग में होता है तो वो चीज़ आपकी एक परसेप्शन क्रिएट कर देती है आपकी इमेज का, वो कभी था नहीं। तो जब मिल गया तो इतनी शायद उसकी कदर भी नहीं हुई। कदर इन अ सेंस कि हाँ काम अच्छा मिला, मेरी लाइफ चेंज हो गई 180 डिग्री, जहाँ से थी कहीं और कुछ और ही ज़िंदगी का पहलू हो गया। उस सेंस में कदर है काम की, काम की कदर करनी भी चाहिए। मगर ये इस चीज़ में नहीं हुआ कि वो अच्छा सेलिब्रिटी बन गए कभी भी नहीं। और वैसे लाइफ आपको हम्बल करने के लिए काफ़ी होती है। दैट्स ट्रू। अपने घर भी लिया, जब आप अभी घर की भी बात कर रही थी कि अब घर लिया हुआ है, सो वो आइडिया कैसे आया कि मैं घर लूँ अपना? बिकॉज इतना टाइम लोग गुजार देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि, और आपको हिट ही नहीं करता कि यार अपना घर बना लेना चाहिए। एंड आपने एक बहुत यंग एज पे ये कर लिया माशाल्लाह से। राबिया कोई आई थिंक ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। बचपन से ही जब से काम करना शुरू किया, काम करना भी इसीलिए शुरू किया था कि यू नो इंडिपेंडेंट बने और वो चीज़ें आसान हो ज़िंदगी में। तो सोचा तो यही था, तो ये दिमाग में तो शुरू से था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप थोड़े से पैसे जमा करके लेने जाते थे चीज़ें और महंगी हो जाती थी, फिर थोड़े से करते, जब उतने करते थे फिर और महंगी हो जाती थी। तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं जर्नी थी। फाइनली मैं सोचा कि चलो जितने हैं उसमें थोड़ा सा बैंक से लेके ले लो, क्योंकि जो बात है अपने घर की बात अपनी ही होती है, फिर एक सेफ्टी होती है, यू नो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि इससे पहले कि शादी हो और आप जाएंगे, ऑब्वियसली वो भी एक लाइफ का स्टेज होता है। तो आपको ये ना हो कि अच्छा घर में कोई मसला होगा, फैमिली ठीक है, सब ठीक है। Who are you most closest to अपने बहन भाइयों में? I think my younger one सना, जो सबसे छोटी? नहीं मुझसे एक छोटी। तो लड़ाइयाँ भी होती हैं या आप दोनों की दोस्ती ज़्यादा है? लड़ाइयाँ क्योंकि जब इतना मतलब एज गैप थोड़ा सा कम हो, आगे पीछे हो, तो काफ़ी दोस्ती भी होती है, पर लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। बचपन में एक दूसरे कपड़े पहन लेते थे बस उस पे होती थी। लेकिन ऐसा लड़ाई तो कभी नहीं। बहुत अच्छी सना तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, स्पेशली जब से उसकी शादी हुई है, आई थिंक 4 साल हो गए, तो और ज़्यादा बॉन्डिंग क्लोज हो गई हम लोगों की। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी करते हैं। Are you a खाला also? I'm a खाला, yes. हाँ, तो फिर तो फेवरेट खाला होंगी आप, या छोटी वाली सबसे ज़्यादा जो बहन है वो कंपटीशन देती है आपको? उनका अलग बॉन्ड है, उनका ज़रा दोस्तों वाला है और मेरा वो है ज़रा अम्मियों वाला है। तो 2 अम्मी हैं। आपके पास हमेशा वो रहता होगा, मैं तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए ना वो तुम्हें दिला के दे सकती हूँ। नहीं तो उनको यही ना, अभी उनका KGS में एडमिशन की बात चल रही थी, तो यही बच्चों को दिया हुआ है कि गिफ्ट जो भी चाहिए वो मिलेगा, आपको पढ़ाई करनी है तो करते हैं अच्छे बच्चे। You went through a lot of things and मैंने पहले सोनिया से पूछ लिया था कि if we can touch this topic। जब मैं ये पूछना रही हूँ, जो बहुत से बच्चे होते हैं जब
उनको अपने घर में मसला नज़र आता है, अगर फादर से कोई इशू हो या अपने माँ बाप के दरमियान देखते हैं, तो जो गुस्सा होता है ना, बहुत दफ़ा बच्चे माफ़ नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को, वो उससे ओवरकम ही नहीं कर पाते, और दिल में कितनी अरसे चीज़ें गुजर जाती हैं कि आप उस चीज़ से निकल नहीं पाते। बट यू मैनेज टू डू इट। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो आप जैसी सिचुएशन में थे या हैं इस वक्त, और वो अभी तक उनको दिल चाह भी रहा हो तो ईगो आ जाती है, या वो जो पुरानी बातें हैं वो याद आ जाती हैं, तो वो कर नहीं पा रहे जो उन्हें करना चाहिए, आप उन्हें क्या मशवरा देंगी या क्या दो बातें बोलेंगी? आई थिंक राबिया बहुत अच्छी बात आपने की है। मुझे लगता है कि माफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बड़ा आसान हो जाता है जब आप दूसरे के लाइफ में जाकर अपने आप को सोचते हैं कि हर इंसान जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टेप ले रहा है, या कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई बैक स्टोरी होती है। आप कोई रिएक्शन दे, जैसे आप मुझे कोई बात कहें और मैं आगे से डिफेंसिव हो जाऊँ, तो वो डिफेंसिव होना मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे पास्ट ट्रॉमा से आया होता है, तो वो अटैच होती हैं वो चीज़ें आपके साथ। अगर हम इस तरह से सोचें कि अच्छा इसने ये एक्शन लिया है तो क्या ये सेल्फिश हो रहा है इस वक्त, नहीं, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे से वो चीज़ें इतनी ज़्यादा उनके दिमाग में होती हैं, तो उस वजह से उनकी पर्सनालिटी उस तरह से शेप अप होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे लगता है कि अगर आप उस तरह से देखें तो गलती किसी की भी नहीं होती। हर इंसान अपनी लाइफ में सही डिसीजन ही ले रहा होता है। ये और बात है कि वो अपने लिए अगर सही डिसीजन लेता है वो 4 लोगों को इफ़ेक्ट करती है। उस वक्त आप वो चीज़ नहीं सोचते, लेकिन उनके लिए तो उस वक्त सही है ना। तो आई थिंक जब आप ये सोचते हैं कि अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, अगर मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा होता तो मेरा क्या रिएक्शन होता, तो बड़ा आसान हो जाता है फिर माफ़ करना। कुछ और कहना चाहेंगी ये बात कि जैसे कि टाइम निकल जाए फिर बाद में आप देर से रिग्रेट करें, उससे बेहतर है कि अभी थोड़ा सा अपने गुस्से को ओवरकम करके संभाल लें चीज़ को? ज़रूर, क्योंकि देखिए ना, ये चीज़ें मैंने तो बहुत लेट सीखे है ज़िंदगी में। मैं बहुत ज़्यादा ग्रजेस रखती थी, भाई क्यों, वाई मी, उस तरह से। लेकिन उसमें फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको जो चीज़ बहुत अरसे बाद जाके समझ आनी है, वो आप पहले समझ लें अगर, तो जो वो एक होता है ना रिलेशनशिप का जो एक बॉन्डिंग होती है वो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी है कि ज़िंदगी है ही कितनी बड़ी, छोटी सी तो है, आधी ज़िंदगी गुजर गई, आधी रह गई, तो क्या ज़रूरत है बिला वजह नाराज़। गुस्सा बहुत होता है मुझे लगता है, नहीं? फैमिली ही होती है सब कुछ, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि हम काम करते हैं, हम कितने टाइम से एक्सपोजर बाहर का भी मिला हुआ है। इन दी एंड कौन काम आते हैं? माँ बाप, बहन भाई, लिटरली ब्लड रिलेशन। तो उनसे अगर आप लड़ के बैठ जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? तो आई थिंक जिसकी जो इख्तलाफात चल रहे हैं, बहन भाइयों में चल रहे हैं, माँ बाप के साथ आपकी कोई होती है कि वो भी इंसान ही है, माँ बाप भी कोई वो परफेक्ट वो भी नहीं होते। वो माँ बाप को देवता समझ लेते हैं कि भाई ये तो कोई गलती कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में, ये इन्होंने कैसे कर दिया, तो माँ बाप हैं भाई। You're so right, ये एक परसेप्शन हमने उनको बनाया। इन दी एंड वो भी इंसान ही है, गलती उनसे भी हो सकती है। तो अगर हम उनके शू में पैर डाल के देखें तो हमें बहुत चीज़ें आसान और समझ में आने लगेंगी। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब आप जाके माफ़ी मांगने और कहें कि कोई बात नहीं, लेट्स मूव पास। आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि माँ बाप को हम पेडिस्टल पे बिठा देते हैं और हम समझते हैं वो गलती नहीं कर सकते, एक्चुअली प्रेशर ऑन देम। वो भी तो इंसान है, उनके पास कोई बुक तो है ही नहीं कि वो गलती ना कर सके। बट कभी आप स्ट्रगल करती थी कि वो सिंपैथी जो आप अपनी अम्मी के लिए फील करती हैं या अब्बू से शिकवा शिकायत, उनको बैलेंस करने में स्ट्रगल होता था जो थोड़े अरसे चला और फिर ओवरकम किया? क्योंकि देखिए, बीइंग द एल्डेस्ट वन इन द फैमिली, आपको बहुत सारी चीज़ें बैलेंस भी करनी पड़ती हैं। आप किसी एक की साइड नहीं ले सकते, आपको दोनों को बैलेंस करके। उनके पास जाते हैं तो आप कहते हैं कि उन दूसरे के फेवर में बात करते हैं, आप मदर के पास जाते हैं, आप फादर के फेवर में बात करते हैं। तो आप एक तरह से आपके ऊपर ना एक बड़े होने का एक बर्डन भी होता है कि किस तरह से आपको फैमिली को बैलेंस करके चलना है कि ऊपर नीचे चीज़ें ना हो जाएं, फैमिली साथ रहे, क्योंकि ये फैमिली एक 4 पहिए होते हैं गाड़ी की, एक भी निकले तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो आप उसको साथ लेके ही चलना होता है। ऐसा नहीं हो सकता आप अलग से निकल के कहें कि चलो मैं तो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। साथ लेके चलने के लिए बड़ी चीज़ें करनी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, बड़ा बनना पड़ता है, उम्र से पहले बड़ा बनना पड़ता है। तो और ये बात नहीं है कि किसी एक के साथ सिंपैथी होती है, जब आपको आहिस्ता से चीज़ें समझ आती हैं तो आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सिंपैथी इनके साथ भी है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सब मेरे जहन में आ रही है आपकी बात सुन के कि
येस फॉर श्योर आपको शायद ज़िंदगी में बहुत टाइम से पहले मैच्योर होना पड़ा और बहुत सी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ी बीइंग द एल्डेस्ट डॉटर। मे बी अपने बहन भाइयों के लिए पेरेंट का रोल भी कभी कभी करना पड़ा, लेकिन आपका चुलबुलापन ख़त्म नहीं हुआ वहाँ पे। वो जो शरारतीपन है ना, आई व्हेन यू स्माइल एंड लाफ आई कैन सी लाइफ इन योर आईज, यू नो। एंड अगर इतनी चीज़ें के बाद भी आप वो रिटेन कर सकें तो वो कितनी ज़बरदस्त बात है। सो वो डिड यू मेक एन एफर्ट टू नॉट लेट दीज थिंग्स गेट टू यू, या ये कैसे हुआ? देखिए ये चीज़ें आपको ना किसी और तरीके से इफेक्ट करती हैं। चुलबुलापन तो वो तो मेरी दैट्स पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, और एक जो होपलेस रोमांटिक वाली चीज़ है वो भी है अलग चलती है। यू आर होपलेस रोमांटिक। ओके, इस पे आते हैं हम अभी। ये आपने मुझे एम्यूनेशन दे दिया है। लेकिन आई थिंक वो चीज़ें फिर आपको, अगर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप बहुत ही ज़िंदगी से बेजार हो जाएं या फिर आप सैड हो जाएं, या होता भी है, लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। लेकिन आपने नहीं किया ना, मैं यही बोल रही हूँ। क्योंकि काम करते हैं ना, घर नहीं बैठते, ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जब आपके पास एक काम होता है, एक करियर होता है, एक ब्लिंकर्स लगे होते हैं, अच्छा यहाँ ये एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें अवॉइड खुद ब खुद हो जाती हैं। यही आप घर बैठे होते तो शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करने लग जाती हैं। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप बड़े बन जाते हैं ना, तो वो आपकी जो एक बचपन है कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो जाता है, और फिर बाहर आगे जाके आपके पार्टनर्स पे वो चीज़ आप डम करना शुरू कर देते हैं। ओ कोई तो हो जो ख्याल रखे वो वाली चीज़ें। जबकि अपना ख्याल रखना हमारा अपना काम होता है, मगर फिर आप वो पार्टनर से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं जब आपको वो कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिली होती। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी हील होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये मुझे ये भी लगता है हमारे ड्रामे, हमारी किताबें भी तो यही करती हैं, रोमांटिसाइज करती हैं ना इस चीज़ को कि कोई हो जो आपका ख्याल रखे। अर्श में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अर्श में नहीं वो तो बड़ी इंडिपेंडेंट सी लड़की है, वो तो किसी मुझे तो अच्छा वन साइडेड लव की स्टोरी लग रही है मुझे। No, it's a very very different. चल हम इस पे आते हैं, हम ये वाला सेगमेंट करके उसके ऊपर आएंगे, बिकॉज मैंने टीजर देखी, इट रियली इंट्रीग्ड मी, सो उस पे भी हम आते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे आज, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे बादाम खाने शुरू, बिकॉज आपकी बातों से मुझे इतनी बातें और आ रही हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल भी कर रही हूँ कि नहीं राबिया इतना नहीं ओपन होना है। मेरी मेमोरी का असर आ रहा है आप में। तो मैं कह रही थी कि हमारे ड्रामे और हमारे कहानियाँ भी तो हमें इस चीज़ को रोमांटिसाइज कर देती है ना, कि कोई हो आपका ख्याल रखने वाला, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, लव स्टोरी बन जाती है, यू नो। उसमें तो कोई होना में कोई बुरी बात तो नहीं है, और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए मुझे तो ये राबिया बिल्कुल समझ नहीं आता कि जो आजकल की जनरेशन में एक नया वेव चला है कि ओह हम तो सब कर सकते हैं, और वी डोंट नीड मेन, और हम खुद ही अपना दरवाज़ा खोलेंगे, खुद ही सारी चीज़ें करेंगे। भाई क्यों? अल्लाह ताला ने आपको बना के पैर में भेजा है, आप एक सिस्टम जो ऊपर से कुदरत ने बना के भेजा है, आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए ये भी एक बात है जो औरतें आजकल कहती हैं कि भाई हम, उनके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी आ गई, उसका भी एक बैक स्टोरी, हर चीज़ की एक बैक स्टोरी होती है कि इतने अरसे तक, एक सदी तक सप्रेस्ड करके रखा है उन्हें, कोई काम नहीं करने दिया, उनकी मर्जी से कोई चीज़ नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो चीज़ फिर निकल के आती किसी और तरीके से। सही बात है। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ये कहें कि हमारी ज़िंदगी में आदमी की ज़रूरत नहीं है। आदमी और औरत मिलके ही ज़िंदगी को आगे चला सकते हैं, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती दो लोगों के मिलने से। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर हैं वो एक आदमी नहीं कर सकता, जैसे इमोशनल सेफ्टी, नर्चर करना, या मदरहुड होना, ये सारी चीज़ें एक औरत एक उसकी फेमिनिन नेचर कर सकती है। इसी तरह से प्रोवाइडर होना, शेल्टर बनना, ये आदमी कर सकता है। तो ये हमारे यहाँ रोल्स रिवर्स्ड हो गए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर फैंटेसाइज किया जा रहा है, कोई हमारा ख्याल रखे, हर कोई चाहता है। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि भाई इतने अरसे इतना काम किया है, सारी चीज़ें, ये कोई करे ना, कुछ ना की। मुझे पता है क्योंकि मैं जिस तरह की हूँ, मैं अभी भी इस तरह के कील लेके ठोकना शुरू हो जाऊंगी, खुद ही कैपेसिटर चेंज कर देती हूँ, सारी चीज़ें। मतलब कोई लैम्प का होता है तो इलेक्ट्रिशियन भी खुद ही बन जाती है, सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक होता है कि आके कोई बस सिर्फ कहे कि बैठ जाओ, सांस लो, आई एम हियर फॉर यू। ये इतनी बड़ी बात होती है, सुनने में इतना बड़ा लगता है आपके कंधों से सारा बोझ अचानक से उतर गया। ट्रू।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं एंड सैडली थोड़ा सा मुझे लगता है नई जनरेशन में 1% है जो दूसरी तरफ जा रही है और वही बैलेंस करना ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ आप अपना इमोशनल ये जो वल्नरेबिलिटी है उसको जाने मत दें। डोंट लेट इट डैमेज योरसेल्फ, लेकिन जाने मत दें। ऑब्वियसली डम ना करें लोगों पे चीज़ें, लेकिन एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना तो बड़ा अच्छा रिश्ता है। सो मोहब्बत दोबारा हो जाती है? इज़ इट ईजी टू फॉल इन लव अगेन? आई थिंक अगर कोई जो सही वाली एक होती है कि आपकी एक याद जिसकी रहे ज़िंदगी भर, वो तो मेरे ख्याल से एक ही बार एक दफ़ा ही होती है। लेकिन अब ये भी तो होता है ना, आजकल लोग पोटेंशियल देख के भी तो कह देते हैं कि अच्छा हमें आपके पोटेंशियल से मोहब्बत है। मोहब्बत पोटेंशियल से नहीं हो सकती। आपने इतनी सही बात बोली है। मोहब्बत तो कैरेक्टर से होती है, मोहब्बत प्रूफ करने से होती है, मोहब्बत एक्शन से होती है। आप कुछ करके दिखाएंगे तो पता लगेगा अच्छा आप उससे मोहब्बत करते हैं या आपकी इस नेचर से मुझे मोहब्बत है। लोग आजकल बस 2 महीने अपना बेस्ट सेल्फ दिखाते हो, वो अच्छा आई लव यू, ऐसा नहीं होता। Is it difficult to find love now? Oh, it's impossible. हाँ, but why do you think, क्यों हुआ ऐसा? हम लोग के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं एज वुमेन या नहीं? स्टैंडर्ड्स क्या राबिया, मुझे सब कहते हैं कि तुम्हारा बड़े स्टैंडर्ड्स हाई हो गए। मेरी अम्मी कहती है सोनिया, अच्छा सुनने को मिलता है आपको ये कि तुम्हारे बड़े नखरे हो गए हैं? हाँ बहुत, हर वक्त ये कहती रहती है कि क्या अच्छा नहीं करनी है तुम्हें, कभी भी नहीं करनी है कि बेटा कुछ तो कुछ, कभी कोई बात नहीं, कोई कभी। मैं कहती हूँ अम्मी क्या क्या मांगा है, लॉयल्टी मांगी है, रिस्पेक्ट मांगिए, यू नो अब्यूसिव ना हो और काम हो, कामली हर चीज़ को वो करे। ये तो बड़ी बेसिक नीड्स नहीं है? सही बात है। ये कोई इसको जिसको हम स्टैंडर्ड समझ रहे हैं, दीज आर द बेसिक। ये तो किसी भी रिलेशनशिप का बहुत क्या कहते हैं उससे, उसका एक बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बेयर मिनिमम है। तो क्यों मिल क्यों नहीं रही हैं आजकल हम लोगों को ये चीज़ें? आई थिंक उस तरह से अब जिस तरह से परवरिश की जाती थी पहले, ब्रॉटअप का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, एक्सपोजर का बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्या मर्द भी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं और मर्द भी अब ये देख के शादी करते हैं कि अच्छा क्या हमें ये फ़ायदा पहुंचा सकती है, तभी लॉयल्टी भी आती है और रिस्पेक्ट भी आती है? आपको ऐसा भी लगता है या दोनों साइड्स का ही कुछ चक्कर है? देखिए मर्द की जो बात कर रही है ना वो तो इतनी मुश्किल चीज़ है। सोनिया डर गई, सोनिया मैं कुछ नहीं बोल रही राबिया इस पे, मैं तो उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं समझ पाती कि क्या चल रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल लोग हैं। ओके, सो अदर देन कि वो जो जिसको आप आपका लाइफ पार्टनर हो उनका कद बहुत अच्छा हो, लंबा हो, और क्या क्वालिटीज आप देख रही हैं उनमें? कुछ तो आपने गिनवाई दी हैं कि काम हो, अब्यूजिव नहीं हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, सॉफ्ट स्पोकन। मैं ज़रा से भी मेरे सामने कोई ज़रा से भी तेज़ आवाज़ में बात करता है, मुझे पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। हमें आदत ही नहीं है तेज़ आवाज़ में बात सुनने की। ये हो पहले तो बहुत अलग किस्म की चीज़ें हुआ करती थी ना, अब जब सब देखने लग गए हैं तो उसके बाद मेरे पता नहीं स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ही चेंज हो गए कि रोड रेज ना हो। छोटे पहले क्या होते थे और अब क्या हुआ है? पहले ऑब्वियसली आपको ये होता था कि अच्छा ठीक है, खूबसूरत सा हो, गुड लुकिंग हो, और हर वक्त यू नो आई लव यू कहे, हर वक्त फ्लावर्स भेजे घर के अंदर, और यू नो गुड मॉर्निंग, उठते थे गुड मॉर्निंग, सोने से पहले सुनो गुड नाइट नहीं, इसलिए मैं सो नहीं सकता। तो पहले आई थिंक आप ना आधी जो फीमेल जनरेशन है ना उसकी दिल की बात इस वक्त आप कह रही होनी चाहिए ये वैसे तो, लेकिन अब उससे बहुत आगे की बातें चली गई है कि छोटी छोटी, जैसे मैं अभी आपको गिनवाया कि रोड रेज होना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को हैंडल करना, गुड नाइट बेशक ना बोले फ़ोन पे, लेकिन रोड रेज नहीं हो। चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। आदमी अगर स्ट्रेस को नहीं हैंडल कर सकता तो घर कभी नहीं चल सकता, क्योंकि औरत जो है, अल्लाह ताला ने औरत को बनाया कुछ इस तरह से कि इमोशनल है, तो उसकी इमोशनल सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है कि आदमी उसको हैंडल और टैकल करना आता हो एज अ मैन, तभी आप आदमी कहलाते हैं। you know? आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि वो औरत की इमोशनल जो चीज़ है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है मर्द की ओवरऑल पर्सनालिटी या उसका बिहेवियर। बिल्कुल वो आई नेवर थॉट अबाउट दिस। औरत क्या चाहती है कि मुझे बस सुना जाए, इससे ज़्यादा नहीं। वो ये नहीं चाहती कि लड़ाइयाँ हों, वो ये नहीं चाहती कि घर का माहौल ख़राब हो जाए। वो सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर कोई बात कर रही है तो उसको आर्ग्यूमेंट में या डिफेंसिव होकर उसको नहीं आपको चेंज कर देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। दैट्स ट्रू। बोलती ज़्यादा है, एक्शन कम होता है। ठीक है जी, तो एक 20 साल की लड़की को कुछ कहना चाहेंगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस? वैसे तो बच्चे सुनते नहीं आजकल के, बट फिर भी हम बोलते थे कुछ नहीं होता,
कि you know anything about love, life, ambition, anything that you want to say? आप अगर ये मुझसे कहें कि अभी 20 साल की बच्ची को क्या मुझे एडवाइस करना चाहिए, मैं तो लूँगी उल्टा उनसे, हाँ, क्योंकि अभी की जनरेशन इतनी समझदार That's है। true. मेरी माय सिस्टर इज़ 18-19, उससे वो इतनी समझदार है कि वो उससे मैं अभी मशवरे ले रही होती हूँ। that's nice, वो माशाल्लाह। कहती है कि अगर किसी को कुछ मैसेज भी करना है तो कहती है नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हाँ, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रिप्लाई सेल्फ करने की। रिस्पेक्ट बहुत है इन लोगों में। सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, लेकिन उनको पता है कि अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है और किस चीज़ को कितनी वैल्यू देनी है। यू नो हमें बड़ा ओवर शेयरिंग की बड़ी आदत Yeah. थी, और यू नो शुरू से पीपल प्लीजर बहुत हम That's रह true. चुके हैं, क्योंकि और सबसे बड़े जो होते हैं उनको बड़ा ज़्यादा भी इसी होती तरह है। किया जाता है कि अच्छा सबको बेटा खुश रखना है, किसी को नाराज़ नहीं करना, कोई आपको प्यार देना दे, आपको प्यार देना है, ये सब True. चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। और अब की जनरेशन को इतनी समझ है कि नहीं, जितना प्यार मिल रहा है उतना ही दो, Yes. ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, Yeah. अपनी कदर खोने की Boundary ज़रूरत, होनी बाउंड्री होनी चाहिए अपनी, वरना ज़्यादा अगर आप हद से ज़्यादा करने लगता है आप अपनी कदर खो देते हैं दूसरे की नज़र। आपने थेरेपी भी की हुई है, अभी भी ले रही हैं आप? समटाइम्स Sometimes. But what made you go towards it? And दूसरी बात ये कि the reason I'm asking is that कि हम लोग कहते तो हैं थेरेपी ने हमें चेंज कर दिया, थेरेपी ने हमें हेल्प किया, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती थेरेपी आपको हेल्प कैसे करती है। क्या आप एक दो चीज़ें बता सकती हैं फॉर दोज पीपल जो अटके हुए हैं, जाएँ नहीं जाएँ, उनको बताने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए या क्लैरिटी देने के लिए कि यार इफ़ यू गो दिस इज़ हाउ थेरेपी विल हेल्प यू, यू नो? देखिए थेरेपी मैं ये समझती थी कि क्या ही करूँगी मैं एक तीसरे इंसान के पास Yeah. जाके उससे बात करके, जो बात मैं अपने अम्मी से भी कर सकती हाँ, हूँ। ज़्यादातर लोग यही सोचते, इवन आई थिंक लाइक जी जी जी, और नहीं, और फिर आप ये भी सोचते हैं ना, वो लोग तो हमें जानते हैं करीब से, तो वो हमें ज़्यादा लाइफ का पर्सपेक्टिव सही से बताएंगे, हमारे Yeah. हिसाब से बताएंगे। लेकिन यहाँ हम गलती करते हैं, क्योंकि वो उसके साथ इमोशन भी डाल के वो बता रहे होते हैं, वो हमारी नेचर भी जानते हैं, वो उस हिसाब से हमें रिजल्ट बता रहे होते हैं कि इस Yeah. तरह नहीं, इस तरह करो। और वो फिर बहुत दफ़ा आपकी फैमिली आपकी वो वाले वूंड्स नहीं आपको बता रही होती जिससे आप गुजरे होते हैं। वो कहती है कि बस अब इसको कवर करो, Yeah. चीज़ों को दोबारा से प्रोटेक्ट करो, या फिर यू नो कहीं पीछे डाल दो दोबारा से चीज़ों को, वो नहीं ऑब्वियसली खुद नहीं कोप करना चाहते। मगर एक थेरेपिस्ट जो होता है वो एक थर्ड पार्टी के पर्सपेक्टिव से आपकी बात सुनता है, वो बताता है, और बहुत दफ़ा क्लैरिटी आपको एक तीसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से ही आती है। तो मुझे इस तरह से हेल्प की ये चीज़ कि बहुत चीज़ें मुझे अपने बारे में पता थी जो कि ठीक नहीं है, जहाँ मैं बहुत रिएक्टिव हो जाती हूँ, जहाँ मैं सही से नहीं सिचुएशन को हैंडल कर पाती। उन्होंने कहा कि अच्छा इसका रीज़न ये है, यू नो इसका बैकग्राउंड ये है, ये जो आपको इतने आपको ये इश्यूज़ है कि वो अबैंडन ना हो जाऊँ मैं किसी रिलेशनशिप में, यू नो वो कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए या कोई छोड़ के ना चला जाए, और फिर कोई छोड़ के चला जाए तो आपको बस वो क्लिंग करना है उस चीज़ के ऊपर, नहीं ये ख़त्म नहीं हो सकता अब, क्योंकि मैं लेट गो नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला है कि अगर मुझे कोई रिलेशनशिप है तो बस है ज़िंदगी भर के लिए, अब चाहे वो टॉक्सिक भी होए जा रहे हैं या फिर यू नो वो अब पता लग रहा है कि अब ज़िंदगी पे कोई अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन नहीं मैं क्योंकि सबसे बड़ी हूँ और मैंने सब चीज़ें ज़िंदगी में ठीक की हैं, फैमिली को लेकर चलिए, तो मैं ये भी ठीक कर लूँगी। ये सिर्फ आपको ड्रेन कर रहा होता है। True. ये आपकी अपनी जो एनर्जी है उसको ड्रेन कर रहा होता है। जो चीज़ें आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं और उससे कुछ और ज़िंदगी में अचीव कर सकते हैं, वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप बिल्कुल बैठ जाते हैं खाली हाथ लेके कि अच्छा ये चीज़ें कहाँ चली गई, एनर्जी कहाँ चली गई, वो तो आपने डाल दी किसी और में जिसको एहसास भी नहीं था उस चीज़ का। तो ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास से आती हैं। तो वो पर्सपेक्टिव जो है वो आपका थेरेपिस्ट आपको बताता है कि ये चीज़ है, ये वूंड है आपका जो खुला हुआ है और जिसको आप बार बार टच कर रही हैं, इसको आपको बंद करने की ज़रूरत है। तो बहुत दफ़ा लोग ये भी कहते हैं कि वो आपको कुछ बोलेंगे ही ना, तो वो एडवाइस आपको कैसे हील कर सकती है, बट वो एडवाइस ऐसी होती है कि वो हील कर देती है आपको? नहीं, देखिए आपको कभी भी किसी की एडवाइस जब तक नहीं समझ आएगी, जब तक आप खुद अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए या किसी ब्रेकअप से गुजर रहे होते हैं। आप ब्रेकअप की मिसाल आई थिंक ज़्यादा रिलेटेबल होगी। तो ब्रेकअप से आप ओवरकम करने के लिए आप दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो आप बड़ा खुश होते हैं, ऑब्वियसली शुरू में हर रिलेशनशिप में बड़ी बटरफ्लाइज होती हैं, तो उसके बाद वही पैटर्न आप रिपीट करना शुरू कर देते हैं दूसरे रिलेशनशिप में।
ये चीज़ सोचे बगैर कि पीछे रिलेशनशिप ख़त्म क्यों हुआ था, तो वो टाइम अपने आप को दे नहीं पाते। तो बड़ा ज़रूरी है वो टाइम अपने आप को देना, बड़ा ज़रूरी है अपने आप को स्टडी करना, बहुत ज़रूरी है कि रात को 3-3 घंटे बैठ के बस रो, बहुत ज़रूरी है। लेट इट आउट, अनवाइंड करना, सोचना कि अच्छा मैं रो रही हूँ, क्यों रो रही हूँ, क्या मसला हुआ था, अच्छा ये चीज़ ख़त्म हुई है, इसका रीज़न क्या था, क्या मेरी भी कोई गलतियाँ थी, वो गलतियाँ थी तो वो मैं क्यों कर रही थी इस तरह से, इतना अग्रेसिव क्यों हुई थी, इतना डिफेंसिव क्यों हुई थी, ऐसी क्या चीज़ें कोई हमें कहता है उसको हम क्रिटिसिज्म को लेने के बजाय हम डिफेंसिव हो जाते हैं। तो उन चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत ज़बरदस्त बात बोली, क्योंकि अब मुझे मेरे लिए बड़ी क्लैरिटी आई है, क्योंकि दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे अभी ये बोला थेरेपी के बारे में। वो 2 सेशंस के बाद उसने कहा कि मैं नहीं जा रही, क्योंकि थेरेपी इज़ मेकिंग मी रीविजिट माय ट्रॉमास। तो मैं किसी के सामने बैठ के मैं भी चुप करके, मैंने कहा सही कह रही है, शायद नहीं होता होगा। मैं कहा ठीक है मत जाओ। लेकिन अब आप सही कह रही हैं कि वो उसके थ्रू आपको अपने आप को समझा रहे हैं, आपकी नो you have to go through the entire क्योंकि आप process। अपने आप को समझें। तो जो आपने कहा, जब आप तो समझेंगे नहीं तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हीलिंग का मसला मतलब ही ये होता है ना कि उसको आप बैंडेड लगा के बस ये नहीं कि बस छोड़ दिया, वो फिर कोई उसको हटाएगा, फिर से वो ताज़ा हो जाएगा ज़ख्म, तभी वो ज़ख्म को ठीक करना है, फिर आगे बढ़ना है, ये अप्रोच होनी चाहिए। आपने एक जगह कहा कि women are not respected the way they should be। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी कॉन्वर्सेशन लगी कि कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की। व्हाट इज़ इन योर माइंड जब आप ये कहती हैं तो? आई थिंक इक्वालिटी जो बात अब हो रही है, यही बात, और जो ये इसी वजह से भी जो हम बात कर रहे थे कि औरतें अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ गई हैं, वो इसीलिए आ गई हैं क्योंकि शुरू से हमारे माशरे में इक्वालिटी मिली नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। शुरू से ही हर चीज़ बेटा बेटी का फ़र्क समझा जाता है। और देखिए माँ बाप भी गलत नहीं होते, वो अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं कि सोसाइटी बड़ी क्रूअल है और अगर हम लड़कियों को भेज देंगे तो खुदा ना खास्ता कोई गलत बात ना हो जाए, खुदा ना खास्ता इनको कोई हर्ट ना कर दे, तो वो प्रोटेक्ट ही कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। लेकिन वो प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब असली ज़िंदगी फेस करने की बात आती है तो वो तो कहती है अच्छा हम कहाँ आ गए, उनसे कुछ किया ही नहीं जाता और उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमने उनका ब्रॉटअप इस तरह किया, वो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता। और यही रीज़न है कि आगे जाके जब आपकी लाइफ में आपकी शादी के बाद हर्डल्स आते हैं, आप नहीं उसको फेस कर पाते, आपको इतना फूलों की तरह पाला जाता है और वो चीज़ें नहीं दी जाती, तो फिर वो आगे जाके डिवोर्सेस का सबब बनती हैं, क्योंकि ज़िंदगी को चलाना ही नहीं आ रहा होता। कोई एक ऐसी चीज़ है जो थॉट प्रोसेस आपका चेंज हुआ हो? क्योंकि अब दुनिया में जितना एक्सपोजर हो रहा है और जितनी ये एम्पावरमेंट की बात होती है या चेंजिंग कॉन्वर्सेशंस हो गई हैं, तो कुछ चीज़ें जो पहले आप डिफरेंट तरीके से सोचती थी एंड ओवर द टाइम आपको लगता है आपकी सोच चेंज हुई और आप उसी चीज़ के बारे में बहुत डिफरेंट तरीके से अब सोचती हैं, कोई ऐसी चीज़ है? आई थिंक क्योंकि शुरू से अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी सारी चीज़ें, पढ़ाई, करियर, हर चीज़ इतनी जल्दी जल्दी होना शुरू हो गई थी। फिर सेटल होना, फिर घर लेना, फिर गाड़ी लेना, हर चीज़ वो एक टिक 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 होता है ज़िंदगी में सारा, तो वो टिक सब होते जाते हैं तो फिर एक शादी का टिक आता है जहाँ पर आपके घर वाले कहते हैं कि ये, और फिर आप एक टाइम पर आप फिर उसको कंसिडर भी करने लग जाते हैं कि अच्छा चलो इससे बात कर लो, इससे बात कर लो, ठीक है, अच्छा अम्मी कह रही हैं ये बेटा ये भी देख लो, तो आप देखते हैं। लेकिन वो जो एक मेरी थॉट प्रोसेस था इसको लेके, मैरिज को लेके, वो बहुत अब चेंज हुआ है। ठीक है। अब मुझे लगता है कि सिंगल, अगर कंटेंटमेंट आपको बीइंग सिंगल ज़्यादा मिल रही है और आप एट पीस उसमें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको चीज़ें रश करनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड। Obviously I do want to get married one day, मगर until or unless I find the right person जिसको देख के सिर्फ बटरफ्लाइज ना आए बल्कि सुकून मिले, जिससे मिल के लगे कि अच्छा ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐड ऑन हो रही है, जिसको लगे कि अच्छा अगर मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं हैं तो इससे वो चीज़ें मुझे मिल के वो चीज़ हम कंप्लीट कर सकते हैं एक दूसरे को। तो तब तक मुझे नहीं लगता कि रश करनी चाहिए चीज़ें, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों की बात नहीं होती, आगे जाके आपके बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। मैंने ये चीज़ अपनी बचपने में बहुत सीखी है और वो चीज़ें आप जो आपस में 2 पार्टनर्स के जो मसाइल होते हैं वो बच्चों तक जाते हैं, वो फिर उनके बच्चों तक जाते हैं। सही बात। तो ये जनरेशनल ट्रॉमा जो है, आई थिंक इसको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है।
तो ये जो होपलेस और मेरे तो बच्चे भी इतने ज्यादा होने वाले हैं 5 इंशाल्लाह। ये तो 5 बच्चों की जिंदगी नहीं खराब। 5 kids? Yes, I do, yes। सबको पता है ये बात। अच्छा, मुझे नहीं पता। उसमें भी डिवीजन है कि लड़का लड़की कितने होने चाहिए? कोई भी हो। हाँ, but that's a big family. हाँ, it's a big family। हाँ, और मुझे पसंद है बड़ी फैमिली। Wow, that's so cute. नहीं, बड़ी अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह से। एंड इफ यू कैन हैंडल तो व्हाई नॉट। आई विल। या मैं बहुत अच्छी अम्मी बन सकती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे कोई शक नहीं है। बचपन से बच्चे ही तो पाल रही हैं। आप देखिए पहले हाँ। सना, साइमा, मोनी, अब मिंसा, मेहमद, सना के मिंसा मेहमद जो सना के जो भांजे बच्चे हैं। जी जी जी। या नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड आई थिंक वो जिंदगी की स्टेज आती है व्हेन यू फील दैट यू आर रेडी, यू नो। जी। बट आई रियली लाइक आपने जिस तरीके से बोला ना, आई थिंक ओके, दैट्स सो क्यूट। यू थिंक यू विल बी अ मॉम जो स्पॉइल करेगी या Not at थोड़ा all. डिसिप्लिन करेंगी? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मुझे बड़ा राइट बैलेंस क्रिएट करना आ गया है बच्चों के अंदर। तो करना चाहिए बच्चों को जहाँ ज़रूरत है, प्यार भी बहुत देना चाहिए, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है ट्रैक से उतर रहे हैं वहाँ आपको फौरन ठीक भी करना तो चाहिए। जो सबसे छोटी वाली बहन है उसको टाइट रखा हुआ है या क्या? उससे दोस्ती भी आपकी है या उसके साथ क्या, वो क्या आके कंप्लेन करती है, क्या कहती है वो? वैसे माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बहुत हाँ। तमीज़दार है, उसको इतना ज़रूरत नहीं पड़ती हमें डांटने की। खुद ही बड़ी इंट्रोवर्ट सी है, कहीं जाती भी नहीं है, कुछ भी नहीं करती। लेकिन हमारे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमें तो बचपन में हमने खाना बनाना भी सीख लिया था, रोटियां बनाना भी सीख ली, हर तरह की चीज़ें, और यू नो सफाई कैसे करनी है, बर्तन कैसे धोना, उसको कुछ नहीं आता। इस तरह से ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। लेकिन वैसे वो माशाल्लाह से बहुत। लेकिन आप उस पर रोब जमाती हैं? जी जी, वो तो बड़ी बड़ी बहन होने का फायदा तो इतना तो होना चाहिए। मेरा बहुत रोब है घर में। ओह रियली? एक बार देख ना ले कि मैं बता रही हूँ ये बात घर में, लेकिन तो मतलब आप जाती हैं तो फिर मैं खामोशी जाती है सोनिया? नहीं, ऐसा वाला रोब, ऐसा वाला नहीं है। मैं मजाक कर रही हूँ। दोस्ती तो सबसे है, लेकिन अगर आपको पता है आप कुछ कहेंगी तो सुनी जाएगी। जी 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 जी, वो बात मना, क्योंकि कहती कम हूँ और जब कहती हूँ तो वो बात। आई थिंक वो एक बड़ी बहन होने का भी एक चीज़ होती है ना आपकी, माशाल्लाह से पर्सनली आपने किया भी होगा, फैमिली के लिए ट्रस्ट ही आ जाता है। अच्छा ये बताएं, मुझे होपलेस रोमांटिक है सोनिया हुसैन, तो उनकी लव लैंग्वेज क्या है? हाउ वुड शी एक्सप्रेस लव फॉर समबडी? लव लैंग्वेज आई थिंक हैंड रिटन लेटर्स, ये बहुत होता है। और यू नो किसी का जो पार्टनर है उसको जो म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक आप याद करें। दिस इज़ माय लव लैंग्वेज कि छोटी चीज़ें, यू नो छोटी चीज़ें कि ये सब तो फिल्मों में होता है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आज के इंटरव्यू में। लेकिन लोग कहेंगे सोनिया क्या हो गया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये जो फिल्मों में दिखाते हैं कि अच्छा वो बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, थक गए, आपने पीछे से लगे चाय दे दी। सो नाइस, बट ये बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, रादर देन मुझे लगता है चलिए फूल भी लेकर आए, लेकिन वो चाय का कप या कॉफी उस वक्त व्हेन यू नीड, ये बताने के लिए कि नहीं मुझे एहसास है कि आप थक गए। नहीं, ये तो बहुत आपने मजे की बातें हमारे साथ शेयर की। ओके, नाउ कम टू द ड्रामा। अर्श, तो स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास? अर्श तो पता नहीं कैसा आया। तो बेसिकली मेरा इत्तेफाक से दिसंबर और जनवरी में कुछ डेट्स निकल रही थी, तो एक हमारे एडी हैं फैसल हुसैन, लाहौर से हैं वो, तो उन्होंने मुझे भेजा और मैं उस वक्त आई थिंक ट्रैवल कर रही थी, आई वाज प्रॉब्ली इन कनाडा। तो मेरी बहन ने मुझे भेजा कि स्क्रिप्ट बहुत दिनों से आई है, पढ़ लें। मैंने नहीं पढ़ा, फिर उनकी कॉल्स आने लगी, मैंने उनको बहुत ज़्यादा पैसे बताए, तो उन्होंने कहा अच्छा 5 लाख कम कर लें इसमें से। तो मेरी बहन फिर कॉल्स करने लगी, वो कह रहे हैं कि अच्छा कर लें, बस इतने में कर दिया, अब कर लें। मैंने कहा अच्छा कर लो, उनसे बोलो डेट्स नहीं है। ऐसे मना जो बहाना था आपने ट्राई कर लिया। ऐसे मना करते हैं यूजुअली जब नहीं करना होता प्रोजेक्ट। तो क्योंकि मैं टीम को नहीं जानती थी, अर्श की टीम बिल्कुल एक नई टीम है, वो कभी मैंने सभी नहीं थे उस वक्त सभी नहीं थे, सबसे पहले उन्होंने मुझे कास्ट किया था। तो ये हुआ, फिर उसके बाद फिर अचानक से करते हाँ अच्छा ये ठीक है, वो भी हो गया, वो भी सब हो गया। अचानक से मुझे रियलाइज ओह मैं तो प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। क्योंकि आपकी सारी डिमांड्स मान ली उन्होंने। पढ़ा भी नहीं था मैंने प्रोजेक्ट। तो फिर मुझे ये बिल्कुल भी ये मेरे साथ कभी नहीं होता कि मेरा प्रोजेक्ट ना पढ़ा हो और प्रोजेक्ट साइन हो जाए। तो पैनिक हुआ क्योंकि पैनिक जब हुआ जब एडी की कॉल आई कि डायरेक्टर आपसे बात करना चाहता है। मैंने ओ माय गॉड, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं डायरेक्टर से बात क्या करूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चले मुझे ना आप ज़रा 1 लाइनर भेज दें। तो फिर मैंने 1 लाइनर पढ़ा, तो स्टोरी तो मुझे बहुत एक रीजनेबल अदब आदाब वाली लगी, तो स्टोरी मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने डायरेक्टर से बात की,
जब डायरेक्टर की कॉल आई थी डायरेक्टर, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ना, अच्छा लाहौर से कॉल आई है तो पता नहीं होता कि कैसे है, प्रोफेशनलिज्म है नहीं है, नए लोग हैं क्या है। मतलब तो आपने तो अपनी तरफ से बहुत रिस्क लिए थे, आपको तो अंदर से बड़ा डर लग रहा होगा। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा बस सब फंस क्या गए। करूँ। हाँ, लेकिन डायरेक्टर से जब बात हुई, इतने समझदार, वो लंदन फिल्म स्कूल से पढ़े हुए हैं और ओके, बहुत समझदार, वेरी विजनरी डायरेक्टर, जासिम है। साहब, जासिम या। उनका नाम है। मैं तो परेशान ही हो गई उनसे बात करके। मैंने कहा इतना विजन वाला डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं कि हम भी काम कर रहे हैं लेकिन कोई नई पर्सपेक्टिव नहीं सुनने में आती जब व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टर्स। बहुत वही, बहुत कम है ऐसे लोग जो क्या कहते हैं उसे, वही जो बॉक्स में रह के काम कर रहे होते हैं, वही काम हो रहा है अब तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनसे बात करके। फिर मैंने उनसे बात करके मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ, मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। ओके, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने कहा ये स्क्रिप्ट था जो मैं नहीं कर रही थी। Oh God. और मैंने एक्चुअली जाहिद को भी हमने कॉल करवाई थी, तो जाहिद ने भी इसलिए छोड़ दिया कि कोई टीम नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, जबकि जाहिद वो सपोज टू डू इट इनिशियली। बट आई एम ग्लैड कि समी ने किया, समी बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। और बहुत अच्छा, वेरी वेल रिटन। आई थिंक बहुत अरसे बाद मुझे लगा है कि एक वो नहीं होती अनवर मकसूद साहब या बजिया टाइप की स्क्रिप्ट्स, जो पुराने ज़माने में जो स्क्रिप्ट्स होती थी, उस तरह का स्क्रिप्ट लिखा। अच्छा, मैंने जो टीज़र देखी ना तो मुझे बड़ा इंट्रीग कर रहा था। जैसे टीज़र 3 आया ना, जब वो कहता है कि पता नहीं ये हो सकता है, वो हो सकता है, तुम मेरी क्यों नहीं हो सकती ना। एंड आई एम वेटिंग कि क्या जवाब देगी, क्या जवाब देगी। तो उसने जवाब दिया, तो अब मैं वो जवाब सुन के ना सोच रही हूँ यार ये कितना डीप है, इसको मैं डाइसेक्ट कैसे करूँ, बिकॉज इट लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन मी दैट कि उसने कहा कि मोहब्बत में जब गर्ज हो, जब मोहब्बत में तो हिदायत मिलती है, हिदायत देनी चाहिए, हिदायत देनी चाहिए। मोहब्बत के बदले अगर मोहब्बत मांगे, हाँ, तो उसमें तो मैं थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ लाइक हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस ड्रामे के साथ, अगर विदाउट गिविंग द होल स्टोरी यू कैन टेल मी समथिंग अबाउट इट। तो अर्श मुझे लगता है बड़ी बहुत मेरी टाइप की लड़की है। शी इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और उसका यही है कि जब आप इन लव हैं तो फिर आप मोहब्बत में होने का मकसद ये होता है कि आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि दूसरा भी उतना ही मुझसे मोहब्बत करे। रियली? हाँ, ऑब्वियसली। मतलब इसका मोहब्बत का मकसद ही है ये अनकंडीशनल, यू नो, आप कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन जब तक कोई जवाब मोहब्बत नहीं करे तो फिर कितनी दुख वाली मोहब्बत होती है ना। हाँ, लेकिन फिर कंडीशन रख दी फिर मोहब्बत तो नहीं है ना। ओके, फिर तो ये तो एक सौदा है, बिजनेस है। तो ये लड़की इस तरह सोच रही है। तो ये लड़की इस तरह सोचती है, वो उससे कहता है मोहब्बत है मुझे तुमसे, लेकिन तुम मुझे चाहिए हो। और उसका लड़के का ये होता है कि वो एक बड़ी स्पॉइल्ड ब्रैट होता है, वो बड़ी उस तरह की रिच फैमिली से आता है, और इसको इस तरह के लोग नहीं पसंद। ये बहुत उस तरह की लड़की के लड़के का कैरेक्टर। लेकिन मोहब्बत हो जाती है उसको या मोहब्बत नहीं है? नहीं। अच्छा, ओके। और जितने मैं प्रोमोज देख रही थी तो कहानी भी ना लाइक आई फील इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर वाचिंग राइट नाउ ऑन आवर टीवी, ऑन आवर स्क्रीन, बिकॉज ये दो लोगों की कहानी मुझे ज़्यादा लगी और जज्बात की कहानी बहुत ज़्यादा लगी। और प्रोमोज में डायलॉग्स कम थे, उनका आपस में एक दूसरे से लुक्स के थ्रू कम्युनिकेट करना ज़्यादा नज़र आ रहा था मुझे। डायलॉग्स तो अब आपको सीरियल में देखने को मिलेंगे। डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो दिस गर्ल इज़ अ राइटर। ये एक लिखती है, किताबें लिखती है, उस तरह से अफसाने लिखती है, तो बहुत अच्छी लिखाई है। मैं तो हैट्स ऑफ कहूँगी राइटर को, बहुत अच्छा लिखा। तो क्या एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस कैरेक्टर या इस पूरे स्क्रिप्ट के बारे में? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके बहुत मिडिल क्लास वाले कज़न भी घर आता है, कज़न मैरिज करने की कोशिश करते हैं, जो एक मुझे लगता है बहुत, ये स्क्रिप्ट बहुत रिलेटेबल स्क्रिप्ट है। कोई ऐसे नहीं कि यूजुअली आजकल ये होता है ना कि एक अच्छी किसी फिल्म की स्टोरी छाप दी और फैंटेसाइज कर दिया, और टॉक्सिक आदमी है, उससे शादी हो गई और उसको ठीक करना है हमें, तो वो वाली इस टाइप की स्टोरी नहीं है। बहुत तो क्या हम क्या एक्सपेक्ट करें ऐसे एज अ व्यूअर? मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, मैं क्यों देखूं अर्श? आई थिंक कोई भी लड़की जो अभी स्टूडेंट है और मिडिल क्लास फैमिली से है, और वही वाले बसों में जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका क्या पर्सपेक्टिव होता है लव को लेके। मैं उनकी बात नहीं करी जो कहते हैं अच्छा बस अमीर आदमी पकड़ो शादी कर लो, वाली नहीं। एक समझदार लड़की, मुझे लगता है वो सारी लड़कियां अपने आप से रिलेट कर सकेंगी कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पार्टनर में क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। ओके, ये तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का आप बता रही हैं। बहुत डिफरेंट। तो आप लोग शूट कहाँ कर रहे हैं? हम इस्लामाबाद में शूट कर रहे हैं। नाइस। और कुछ शूट हमारा मरी में भी हो रहा है।
अच्छा, नथिया फिर गली तो में। विजुअल्स कितने खूबसूरत होंगे। जी 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 जी, हाँ। बहुत अच्छा। सो हाउ इज वर्किंग विद समी? आप दोनों माशाल्लाह से कोई पहली दफ़ा तो नहीं कर रहे, प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, एक कंफर्ट लेवल भी होगा, तो इजी हो जाता है या यू स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड या चैलेंज करते हैं एक दूसरे को? हाउ डज द मैकेनिक्स द डायनामिक्स वर्क आउट? नहीं नहीं, फॉर ग्रांटेड तो कभी भी नहीं ले सकते। इतना हाँ। अच्छा एक्टर है समीर, मैं तो बस ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जब स्क्रिप्ट शूट करने जाते हैं, उससे पहले एक्टर के साथ बैठ के आपको एक पूरा ग्राफ बनाना पड़ता है कैरेक्टर का, वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हर चीज़ खुद ही से हमारी मैच, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है समी के साथ। लेकिन अब इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो गई, समी कहती समी अब मुझे दिखना नहीं, तुम अगले 5 साल इतना ज़्यादा काम साथ कर लिया। मैं कहती हूँ बस अब कहीं पे भी कोई भी, अब एक्चुअली मुझे कॉल आती ही कहते हैं समी को ले ले, मैंने कहा नहीं। तो माशाल्लाह से आप उनके ड्रामे बड़े साथ बहुत अच्छे ज़्यादा, चलते हैं, यू गाइस बहुत ज़्यादा। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ऑन जी, स्क्रीन। इस ज़हे नसीब में भी समी थे मेरे Yes, साथ, yes. ऐसी तन्हाई में समी थे। बिल्कुल। अच्छा, ये होता है कि बिकॉज़ आप लोगों ने तो प्रोजेक्ट साथ किए होते हैं कि आपको पता होता है कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि समी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, समी को पता है कि मैं इतना आगे जा सकता हूँ क्योंकि सोनिया मेरी इस बात को समझ के एकदम से रुकेगी नहीं, वो इसको समझ जाएगी, उससे बेहतर मुझे रिस्पॉन्स देगी। ये भी एक कंफर्ट लेवल होता है आपस का। बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि मैं और समी दोनों इस तरह के एक्टर हैं कि हम लोग रिहर्स बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं करते कि एक्टिंग करके रिहर्स करें। हम सिर्फ डायलॉग्स करते हैं। ओके। और बहुत सारी चीज़ें हम जब डायलॉग्स डिलीवर कर रहे होते हैं उस वक्त इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि बहुत सारे एक्शंस कि मैं डायलॉग दे रही हूँ और उसके बाद एकदम से पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं उठी हूँ यहाँ से कप उठाया वहाँ चली गई और फिर आ गई वापस इस तरह से। तो ये चीज़ें हमारी डिसाइडेड नहीं होती, सभी रिस्पॉन्स क्योंकि इतना नेचुरली कर रहे होते हैं हम कि समी भी उस वक्त वो समी नहीं होता, वो कैरेक्टर बना हुआ होता है और मैं वो कैरेक्टर होती है, तो हम वो 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं उस वक्त। ऑब्वियसली अब अभी आप यहाँ पे बैठी हैं, मैं उठा के पीने लग जाऊँगी, आपको क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली जो नेचुरल होता है। तो आई थिंक हम उस तरह बहुत ज़्यादा सिंक हो गए हैं कि पहले से डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि समी अच्छा मैं उठूँगी ना तो आप उधर जाओगे तो आप देख लीजिएगा। बट यू फील द सेम कंफर्ट विद एवरीवन, और ये आपके कुछ को एक्टर्स जिनके साथ आपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ ज़्यादा? आई थिंक जाहिद के साथ बहुत ज़्यादा है, जाहिद के साथ बहुत ज़्यादा है। फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ मैंने प्ले किया था, मेरे हमराही फ़हाद मुस्तफ़ा, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। कुछ लोगों में होता है बिल्ट इन होता है उनके अंदर ये चीज़ कि उनको ज़्यादा केमिस्ट्री आपको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बन जाती है केमिस्ट्री। मगर मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती किसी के साथ भी, क्योंकि वो हम क्रिएट कर लेते हैं। मीरा हमराही वो वाला नहीं था जिसमें बड़े भाई से को पसंद करती है? जी, शहजाद से होनी होती है। फहद मुस्तफा इज द यंगर ब्रदर। फहद मुस्तफा बड़े होते हैं, उनसे हो जाती है। हाँ, वही उससे वो बिग बैंग का पहला प्रोजेक्ट था। दूसरे भाई से शादी हो जाती है, जिसको पसंद करते हैं उससे नहीं होती और दूसरे से जाती है, पहले फॉल इन लव। वो मैंने देखा हुआ ड्रामा। जी, मुझे याद है, मुझे फहद मुस्तफा भी याद है। मैंने कहा पहला ड्रामा मेरे साथ है ना, इसलिए बिग बैंग इतना आगे जाए। वो फहद मुस्तफा का पहला ड्रामा था? उनका पहला नहीं, मेरे साथ है। आपके साथ पहला? मेरा नहीं, मेरे साथ नहीं, प्रोडक्शन का पहला ड्रामा। प्रोडक्शन का पहला ड्रामा था। नाइस। कभी-कभी मेरा दिल चाहता है बैठ के ना पुराने ड्रामों की सारी बात करनी चाहिए, उसको सबको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो अर्श की इस कैरेक्टर में जब आप कर रही थी, कोई चैलेंज था आपके लिए? चैलेंज इस तरह था क्योंकि साथ ही मैं एक और प्ले कर रही हूँ मासूम हम टीवी का, जिसमें मैं बहुत चुलबुली सी और उस तरह की, और इमरान अशरफ है उसमें। तो आपको पता है इमरान अशरफ तो बहुत ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे होते हैं। हाउ डू यू मैनेज इट? हाउ डू यू डू इट? एनर्जी मैच करनी पड़ती है उनकी। तो मैं किस तरह से ब्लैक कॉफ़ी पी के, क्योंकि मेरे अंदर तो इतनी ज़्यादा, इमरान के अंदर बहुत एनर्जी है और छोटे से बेटे भी माशाल्लाह से बहुत एनर्जी। माशाल्लाह। तो वो बिल्कुल एक अलग कैरेक्टर है, तो उससे निकल के वापस फिर इसमें धीमे कैरेक्टर में आना, ये एक चैलेंज हो जाता है। तो मैं बार बार डायरेक्टर को कहती हूँ कहीं मैं ज़रा तेज़ बात कर रही हूँ तो आप मुझे कर दीजिएगा उस तरह से। तो ये बस चैलेंज आता है, उसके अलावा तो नहीं। क्योंकि मैंने जैसे बताया अर्श बहुत मेरी तरह की है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे इनपुट नहीं डालना पड़ता। बट ऐसा कुछ सीन है या कुछ जो कोई इम्पैक्ट छोड़ा आपके ऊपर, या बहुत डिफिकल्ट था वो करना अर्श के, उसमें कोई सीन ऐसा है? ऐसा तो कोई सीन अभी तक नहीं हमने किया है। आई थिंक आगे जाके, क्योंकि अभी काफ़ी सारा शूट बचा हुआ है। अभी हमें वैसे वी वर सपोज्ड टू शूट इन टर्की लिखा हुआ तो स्क्रिप्ट में ये था, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से होती है और सारे कहते हैं उनके फादर को कि बच्ची को बाहर स्कॉलरशिप के लिए जाना, तो कहते हैं बच्चियों को बाहर नहीं भेजते, बच्चों को पढ़ लग जाते हैं और इस तरह। तो बाप खड़ा होकर कहता है कि मैं क्यों अपनी बेटी को बाहर भेजूँ, मैं भेजूँगा। तो उसमें लिखा है वो बच्ची टर्की जाती है। प्रोडक्शन के साथ बजट नहीं था तो उन्होंने वो नथिया गली कर दिया। बट वो दिखाया तो नहीं है ना टर्की? नहीं दिखाया। वो भाई
मतलब आउट ऑफ सिटी पढ़ जी, रही जी, है, जी, जी। ठीक है। आउट ऑफ सिटी भी बहुत सारी फैमिलीज के लिए नहीं बड़ी नहीं मुश्किल होती है बिल्कुल कि बेटियों को भेजना, हॉस्टल भेजना, लेकिन वो फादर और बेटी का बॉन्ड बहुत अच्छा उसके अंदर है। कहते हैं नहीं, मैं अपनी बेटी को हर वो चीज़ दूंगा जो एक बेटे को देनी चाहिए। Yeah. इसमें सूफीज़्म का थोड़ा सा है टच या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं मुझे क्यों वो जो थर्ड टीजर है ना उसको देख के मैं बड़ा कंफ्यूज सी हो गई थी। Which one? यही वाला जिसमें वो उसको बोलता है कि सब मिल सकता है, तुम क्यों नहीं मिल सकती। बट दैट आल्सो मेड मी क्यूरियस, अच्छा ये ड्रामा है क्या, इसमें चलेगा क्या, मैं देखूं तो सही कि ये क्यों मना कर रही है। अच्छी बात ये है कि इसके टीजर्स इस तरह काटे गए कि स्टोरी कहीं से रिवील ही नहीं हुई। वही ना, कहीं से भी नहीं। एंड आई थिंक वरना usually- मुझे वो हो रहा है कि क्या है स्टोरी, आई वांट टू फाइंड आउट द जी, स्टोरी। जी, वरना यूजुअली सारी स्टोरी खोल देते हैं। सो आप बड़े अरसे बाद स्क्रीन पे आ रही हैं, आई थिंक शराब के बाद। है ना? जी। दैट्स अ लॉन्ग टाइम। That's a long time. हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? एक्साइटमेंट हो रही है? यू लुकिंग फॉरवर्ड टू के ऑडियंस क्या बोलेगी? एक्साइटमेंट मुझे कैरेक्टर को लेके हो रही है। हाँ। ऐसे तो नहीं कि अच्छा स्क्रीन पे आ रही हो। नहीं, इन द सेंस कि यू नो अपना ड्रामा आ रहा है जी, तो जी। एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती जी। है। मैं इस सेंस में एक्साइटमेंट बोलती हूँ कि जब आपका ड्रामा चल रहा होता है ना, देखिए कोई आपके बारे यूजुअल में- ड्रामा होता तो शायद एक्साइटमेंट ना होती, लेकिन हम्म। ड्रामा बहुत अलग है, बहुत हम्म। अलग, मतलब इस तरह का जिस तरह का मैं करना चाहती हूँ। जैसे एक दफ़ा Okay. मैंने किया था पहले अनवर मकसूद साहब का भी, हाँ, तो उस तरह का ड्रामा है। ओके, चलें आपने हमारी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। जी ये जी सब जी, कह के। इट्स अ मस्ट फॉर, ये Yeah. बहुत बहुत अच्छा ड्रामा है। So at this stage now, when you've done so many projects, क्या commercial success of a project या virality of a project matters to you या नहीं? आप खुश हैं कि मैंने अच्छा चूज़ किया था, अच्छा परफॉर्म किया है, rest is not important? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक देखिए एज एन एक्टर एक आपकी प्यास तो होती है कि यू नो काम को अप्रिशिएट किया जाए Yeah. और काम को रिकग्निशन मिले उस तरह हम्म। से। और ऑब्वियसली जब ये अवार्ड्स की भी बात आती है तब भी Yeah. आपको ये कहीं ना कहीं तो होता ही है कि यू बिल्कुल, नो एक बिल्कुल। ऑल्दो अब मैटर नहीं करती ये सारी हम्म। चीज़ें, आपको पता ही है क्या होना है। कि पहले शुरू में आप आते थे कहते अच्छा ओ अच्छा हाँ। लक स्टाइल अवार्ड, ओ हम्म। अच्छा ये अवार्ड वो award। उस वक्त आपको ये चीज़ें बहुत बड़ी लग रही होती थी। लेकिन जब आप अब क्या है कि अब वो स्टेज आ गया कि आप इस चीज़ों से बहुत आगे ऊपर चले गए, तो वो अब ये ऐसे ही लगता है अच्छा इंडोर्समेंट है, थोड़े ब्रांड्स आएंगे, True. उनकी इंडोर्समेंट हो जाएगी, कुछ लोग हम्म। तैयार होके आ जाएंगे, कुछ लोग तालियां बजा देंगे और बस चलो Yeah. टीवी के लिए एक नया शो आ गया। तो वो अब स्टेज आ गई, तो उस अब- स्टेज से निकल चुकी हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल उस अब वो वाली नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ तक ये बात है कि रिकग्निशन और अप्रिसिएशन वो तो हर इंसान का दिल चाहता है कि बिल्कुल, काम हो, तो वो अप्रिसिएशन आपको मिलती है अपनी ऑडियंस से। आपकी ऑडियंस आपकी ऑडियंस बायस नहीं होती, वो आपको Yeah. बता देती है कि ये पसंद आया हमें आपका कैरेक्टर या ये नहीं पसंद आया। Yeah. आप जब एयरपोर्ट से निकलते हैं और वहाँ पे True. मोहब्बत तो जल भी था कि अरे ये तो उल्फत है, उल्फत हाँ। बोटियाँ नहीं बोटीज। तो वो फिर आपको होता है अच्छा नहीं कुछ तो हाँ। ठीक हो रहा है। कुछ तो ठीक हो रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं तो आप दिल से कनेक्ट कर रही हैं लोगों जब के। शराब मैंने किया था हम्म। तो शराब में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश से, मुझे इंडिया से इतने ज़्यादा डीएम्स आते थे कि थैंक यू सो मच आपने ये प्रोजेक्ट किया हमारी इतनी, क्योंकि हमारी मेरी बहन को भी ये था और मेरे फादर समझते थे इस पर जिन चढ़ गया है, वो इस तरह से खुद से बातें कर रही होती थी, तो आपके इसकी वजह से इतनी अवेयरनेस आई है। अब वो मेरे फादर उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं मेरी बहन को। कितनी बड़ी बात है सही बात कि आप है। एक प्रोजेक्ट से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट Yeah, कर रहे हैं, yeah. you know? मुझे लगता है शराब और ऐसी है तन्हाई दोनों जो थे, मुझे अभी मेरे जहन में यही है ना आपकी बात। मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया भी, वो मैंने देखा नहीं है। वो चाइल्ड अब्यूज पे था। हाँ, वो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने ये दो देखे हैं। तो मुझे लगता है जो अवेयरनेस क्रिएट हुई ना इन दोनों चीज़ों से, ऐसी है तन्हाई पे भी जो सब्जेक्ट था वो कितना रेलेवेंट था, और आज तो बहुत ही ज़्यादा मुझे आजकल तो लगता है। बहुत ही रेलेवेंट। और फिर खैर शराब में तो वो टॉपिक ही, मुझे लगता है लोगों को एहसास ही नहीं था कि ये चीज़ एग्जिस्ट भी कर सकती है या जी। होती है। मेरे लिए इतना एजुकेशनल था, लाइक ओ वाओ ओके, और ये की पॉसिबिलिटी है कि आप रिकवर कर सकें और यू लर्न टू लिव विद इट, यू नो। जी तो आई थिंक उस प्रोजेक्ट ने बहुत 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 बड़ी सर्विस की है कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के जी। लिए। और ये देखें कोई उसकी कोई रिकग्निशन पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, मतलब Yeah. इंटरनेशनली अवार्ड मिला था उसको, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली ज़्यादातर कॉमेडी ड्रामास के, क्योंकि Yeah. जिसकी व्यूज़ ज़्यादा हो गए कॉमेडी ड्रामास के, उसको समझते हैं अच्छा ये हिट ड्रामा है। एक्टिंग पे फोकस यहाँ पे नहीं किया जाता व्हेन इट कम्स टू अवार्ड शोज। लेकिन आपके अपने दिल में तो आपको खुशी होती होगी कि यस आई वाज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई चेंज सो मेनी थिंग्स, यू नो। एब्सोल्युटली, मतलब शराब ने मुझे एज अ पर्सन बड़ा चेंज किया है। बहुत इम्पैक्ट एज अ पर्सन कैसे चेंज किया? एज एन मेरी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आप जब उस तरह के, क्योंकि देखिए अब हमारे जो अंदर केमिकल इम्बैलेंस हम क्रिएट कर लेते हैं बीइंग एन एक्टर, क्योंकि जब नहीं हंसना हम ज़बरदस्ती हंस रहे हैं,
जब नहीं दुख हो रहा, हमें दुख वो महसूस करना है कि अच्छा कोई मर गया है, बच्चा मर गया है हमारा, या हम ये एक रिलेशनशिप के ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जब हम इमेजिनेशन से अपने अंदर क्रिएट, तो हम एक अननेचुरल चीज़ अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट करती है बहुत हद तक। वो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, यू नो। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी शराब के बाद, क्योंकि दिन रात हम बस पेशेंट्स के साथ बैठे होते थे, उनकी स्टोरीज सुन रहे होते थे। और शूट भी बड़ी इंटेंस थी आपकी। जी बहुत इंटेंस शूट थी, वो रोना धोना, ओह माय गॉड, इट वाज टू मच। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा इस तरह का प्रोजेक्ट ले सकती हूँ। आई नो इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज, आई थिंक प्रोफेशनली एंड पर्सनली आपके लिए। तो अवार्ड शो से आप उम्मीद खो चुकी हैं? उम्मीद खो चुकी, मतलब यू डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम? मैं सोचती ही नहीं इस बारे में, सोचती लिटरली नहीं सोचती इस बारे में, बिकॉज यू डोंट थिंक दे मैटर, और यू थिंक कि शायद जितने ऑनेस्ट होना चाहिए वो नहीं है। देखिए उनका भी अपना काम चल रहा है, उनका भी अपना बिजनेस है, तो वो करें अपना काम। इसका ये मतलब नहीं है कि मिलना ख़त्म हो गया। माशाल्लाह से मेरी फर्स्ट प्रोडक्शन को 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, जो इंटरनेशनल रिकग्निशन होना बहुत बड़ी बात होती है। तो इट डजंट रियली मैटर उसके बाद के जब आपको उससे बड़े अवार्ड्स मिल गए होते हैं, तब ये मेरे घर में लोग आते हैं, सब पूरी टेबल अवार्ड से भरी, कहते हैं आप तो कहते हैं मुझे अवार्ड नहीं मिला। ये अच्छा पकड़ा है लोगों ने। सब कहते हैं आप तो कहती है मुझे कभी अवार्ड नहीं मिला। मैं कहती पाकिस्तान में नहीं मिला। ओह अच्छा, आई डिडंट नो दैट। But thank you so much for your time, Sonia. It was such a lovely conversation. मुझे इतना मज़ा आया ना। कुछ इंटरव्यूज होते हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा था, लिजा होता ख़त्म नहीं करें, but थैंक यू इट वाज लवली बीइंग हियर। बहुत मज़ा आया आपका, फाइनली अच्छा हुआ चलें। एक अर्श के थ्रू बात हो गई। मगर मैं सबको ये कहूँगी कि अर्श ज़रूर देखें। आई थिंक बहुत अरसे बाद डायलॉग्स सुनने में और यू नो वो रिलेशनशिप बड़ा रिलेटेबल सा ड्रामा है मिडिल क्लास फैमिली का, तो मुझे लगता है कि ये मिस करने वाला प्ले बिल्कुल भी नहीं। आई ऑल्सो फील एक्सप्रेस रिसेंटली पिछले 2-2.5 साल से ना बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। इनके स्क्रिप्ट्स बहुत डिफरेंट होते हैं और अपने आप में एक चेंज लेकर आ रहा है, लाइक यू नो, अगर हम देखें भी। नहीं तो पहले थे भी हमारे पास 2 ही चैनल थे, एयरवाई था हम, तब न्यू चैनल्स आ रहे हैं, ग्रीन ऊपर आ रहा है, जिस तरह से एक्सप्रेस भी आ रहा है, और आना चाहिए, क्योंकि 2 चैनल 2 ही फ्लेवर देंगे आपको। डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए होते हैं आवाम को, क्योंकि अब इतने ज़्यादा एवेन्यूज खुल गए हैं, नेटफ्लिक्स भी आगे सारी चीज़ें, तो अगर आप अच्छी चीज़ नहीं देंगे लोग नहीं देखेंगे। और माशाल्लाह से बात ये है कि ऑडियंस में इतना एपेटाइट है कि प्रोजेक्ट्स जो अच्छे चल रहे होते हैं या पसंद आ जाएं तो ऑडियंस देखती है उनको। तो एंड वही है कि ग्रो कर रही इंडस्ट्री और ऑडियंस भी, तो हर किसी को कुछ ना कुछ हिस्सा उस ऑडियंस का मिल रहा है। तो ये नहीं है कि आप नहीं कुछ भी कर पा रहे, तो हर किसी का, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज टैलेंट बहुत आ रहा है, बहुत नए फेसेस। ये जो क्रिटिसिज्म होता है ना कि ये क्या ड्रामा बना दिया, ये क्या उल्टा सीधा ड्रामा, बनने दें सब कुछ, जिसको जो एक्सपेरिमेंट करने दें। एक्सपेरिमेंट नहीं, देखिए हर तरह की हमारे पास ऑडियंस भी तो हर तरह की है। ये बात भी सही है। बहुत सारी ऑडियंस टिकटॉक देखती है, तो बहुत सारी ऑडियंस अभी भी फेसबुक ही चलाती है। तो आपको हर तरह की ऑडियंस को कैटर करना है। आप सिर्फ एक पैरेलल सिनेमा या यू नो वो नहीं बना सकते, आर्ट फिल्म्स नहीं बना सकते, वो कमर्शियल भी देना होता है। ट्रू, नहीं कमर्शियल तो चाहिए होते हैं हमें कुछ। अब आएगा शान के साथ मूवी इंशाल्लाह। तो कब, व्हेन इज इट एक्सपेक्टेड? बड़ी ईद पे या उसके बाद? बड़ी ईद पे तो ट्रेलर रिलीज करने का सोच रहे हैं, प्रॉब्ली नवंबर दिसंबर में। बड़ी ईद में ऑलरेडी दीमक आ रही है हमारी। अच्छा, हॉरर फिल्म दीमक। मुझे उसमें, अच्छा मुझे ये नहीं पता था देखा उसका ट्रेलर। नहीं, ट्रेलर देखा, आई वाज नॉट श्योर कि वो अभी कितनी जल्दी रिलीज आएगा। बड़ी ईद आ रही है। ओके, आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। आई थिंक सब बहुत अच्छा, मेरे ट्रेलर का भी रिस्पांस आया है और लोग कह रहे हैं बड़ी स्केरी फिल्म लग रही है, बड़ा मजा आया। हॉरर मूवीज इज अ बिट, बड़ी क्रीपी मेरी लाफ है उसके अंदर, तो वो बहुत अच्छा है। बट आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी कि क्या है, बिकॉज आपने लिया है तो ऐसा तो नहीं जाने दिया होगा, कुछ डिफरेंट चीज नजर आएगी हमें वहाँ पे इंशाल्लाह। राफी राशिदी की डायरेक्शन में। चलें, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग अर्श ऑन एक्सप्रेस टीवी इंशाल्लाह, प्लस योर मूवी एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो बहुत जल्द आने वाले हैं या किसी ना किसी वक्त आ जाएंगे। एंड इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू सोनिया। लाइकवाइज। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।